अंग्रेजों के समय पे। और इसका मूल अंग्रेजों ने जो व्यवस्था बनाई थी इसकी किस लिए बनाई थी, कि इसका उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य अंग्रेजों का यही था ना कि भूमि का जो उससे जो राजस्व की वसूली हो मैक्सिमम हो सके। यहाँ के किसानों से कोई मतलब कि नहीं था उसका लेना देना, कि किसान मर रहे हैं, जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं। तो उसमें व्यवस्था में क्या किया गया था कि सारा का सारा मालिक कौन था? अंग्रेज था। सारे के सारे जमीन का मालिक अंग्रेज बन गया था। और किसान के पास जमीन था क्या? तो नहीं था। तो हम लोग फिर क्या किए, जब आजादी मिली हमको तो हम सबसे पहले क्या है कि एक ही चीज था, भारत हमारा कृषि प्रधान देश था उस टाइम पे। जब देश कृषि प्रधान होगा तो जो जमीन है, जमीन क्या जब तक आप रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, जमींदारों के पास 200-250 बीघा जमीन है, इधर किसानों के पास जो है कि जमीन ही नहीं है, तो आप कैसे जो है कि क्या कहते हैं कि जो आर्थिक लाभ है या सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहते हैं, जो मतलब कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो गैप है उसको भरना चाहते हैं, तो आप कैसे भर पाएंगे जब तक जमीन का आप रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे? तो इसीलिए सरकारों को लगा कि नहीं, जमींदारों से जमीन लेना चाहिए, जो मतलब कि बहुत बड़े बड़े किसान हैं, बड़े बड़े जमींदार लोग हैं, उनसे जमीन लीजिए। और जो लैंडलेस किसान हैं, जो उस जमीन पे खेती करते हैं, इसको रैयत बोला जाता था, उनको जो है कि जमीन देना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है कि भूमि सुधार का एक कॉन्सेप्ट आया। भूमि सुधार की क्या अवधारणा है, इस चीज को समझें। भूमि सुधार जो है कि बहुत पुरानी अवधारणा है। इस अवधारणा में ऐसी व्यवस्था का जन्म देता है जिसमें कि भूमि पर खेती करने वाले पे ही उसका स्वामित्व हो जाना चाहिए। जो खेती किसानी जो कर रहा है उसी का अगर स्वामित्व हो जाए तो वो भूमि सुधार है। उसके बाद फिर जो है कि इस भू व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करनी चाहिए जिसमें कि शोषण और सामाजिक न्याय अन्याय समाप्त होना चाहिए। शोषण भी होता तो था, जो मतलब कि जो मजदूर लोग काम करते थे कि अपने उसके खेतों पे, तो जमींदार उसका शोषण भी करता था। तो उसको जो है कि उसको समाप्त करने की व्यवस्था को लाना चाहिए। भूमिहीन किसानों और काश्तकारों के बीच क्या करना चाहिए? जमीन वितरण करना चाहिए। सामाजिक आर्थिक उसका समानता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा काम करना चाहिए जिससे जो है कि ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का क्या हो सके, हल हो सके। अगर ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण बेरोजगारी का समस्या का हल करना है और देश आपका पूरी तरीके से कृषि पे निर्भर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो जिस जमीन पे जो किसान खेती कर रहा है, वो मान लो वो जमीन जमींदार का है, लेकिन उसी किसान को ही उसका मालिकाना हक अगर दे दें हम, तो उससे क्या होगा कि सामाजिक शोषण कम होगा। जो है कि समानता सुनिश्चित की जाएगी इससे। और जो है कि बेरोजगारी का समस्या, गरीबी का समस्या और आर्थिक असमानता का समस्या क्या होगा, उससे हल होगा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण भी तो होगा। न्याय का सिद्धांत तय होगा इस बात से कि हम लोगों ने जो है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है कि सबको न्यायोचित वितरण किया है। भूमि का स्वामित्व अगर प्रदान करेंगे तो काश्तकारों के लिए जो है कि स्थिति मजबूत हो जाएगी। काश्तकार मतलब होता है किसान। भूमि का अगर उसको स्वामित्व प्रदान कर दोगे तो उससे काश्तकारों की स्थिति क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। काश्तकारों द्वारा भूमि स्वामी द्वारा जो मतलब कि लगान लिया जाता था, जो जमींदार उससे लगान लेते थे, अगर किसान अपना खेत हो जाएगा उसका, तो उसको लगान नहीं देना पड़ेगा। तो लगान अगर नहीं देना पड़ेगा तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी तो फिर जो है कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, उसका सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। ग्रामीण जनसंख्या में सभी वर्गों के लिए समान अधिकार का होना, समान अवसर प्रदान किया जाना, सामाजिक न्याय को स्थापित करने का प्रयास करना, ये भी एक इसका उद्देश्य था, भूमि सुधार करने का उद्देश्य। जनजातीय हितों की रक्षा करना, धनी वर्ग के जनजातियों की भूमि को हथियाने से रोकना, मतलब कि जो धनी वर्ग थे, आपको पता होगा कि वो जनजातीय की जमीन हथिया लेते थे, उससे रोकना। कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, अगर मतलब कि भूमि सुधार किया जाएगा तो उससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि आएगा। सार्वजनिक भूमियों का भी विकास करना है, क्योंकि सरकार को अगर स्कूल हॉस्पिटल खोलना है तो उसके लिए भी तो मतलब कि भूमि चाहिए, तो अगर वो लाएंगे कहाँ से? सारा का सारा जमीन जमींदार के पास रहेगा तो सरकार क्या करेगी? तो सार्वजनिक भूमियों का विकास करने के लिए भी जो है कि भूमि सुधार करना था। ग्रामीण गरीबी को दूर करना भी इसका एक उद्देश्य था। उसके बाद यह सुनिश्चित करना था इसको कि ग्रामीण किसान के पास कम से कम भूमि का एक टुकड़ा तो अवश्य हो। ये इसका एक मेन फैक्टर था लैंड रिफॉर्म का। जितने भी ग्रामीण किसान हैं उसके पास कम से कम भूमि का एक टुकड़ा जरूर हो, ताकि उस पे वो अपना उपज कर सके और अपना पेट तो कम से कम भरे। तो इस सुधार के लिए जो है कि 2 तरीके की व्यवस्था की जानी थी। एक तो संस्थागत सुधार, जिसमें कि सरकार को कदम उठाना था। उसके बाद जो है कि तकनीकी सुधार भी था। तो संस्थागत सुधार जो है इसका इम्पोर्टेंट है। संस्थागत सुधार के अंतर्गत सबसे पहला जो है आपका है कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना था। जब तक आप जमींदारी प्रथा नहीं हटाते हैं, तब तक जो है भूमि सुधार हो नहीं सकता है। उसके बाद जो है कि जो बिचौलिए थे, मध्यस्थ थे, उसका अंत करना था। भू स्वामित्व को जो है कि उसको देना था, किसानों को भू स्वामित्व दे देना था। खेतों के आकार में भी सुधार करना ये बहुत जरूरी है। अभी भी बिहार में ये समस्या बहुत प्रबल है कि जो चकबंदी है वो नहीं होता है, बार बार हरबंदी है, चकबंदी है, तो उसको लागू करना था। उसके बाद जो है कि सामुदायिक कृषि जो होता है, सहकारी व सामुदायिक कृषि होता है, उसको बढ़ावा देने का बात था। उसके बाद खेतों का उप विभाजन और उप विखंडन जो होते रहा है, बार बार बाप का मतलब 1 बीघा किसान है, उसको मतलब 1 बीघा जमीन है, उसको 2 बेटा है तो वो 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है, फिर उसका 2 बेटा है तो वो 4 पार्ट में बढ़ जा रहा है। तो इस तरीके से खेतों का क्या हो जा रहा है कि
उपविखंडन हो जा रहा है, विभाजन हो जा रहा है, तो उसको रोकना था। उसके बाद लगान के दर में कमी करना था। उसके बाद भू धारण अधिकारों को सुरक्षा करना था। जो किसान को एक बार जमीन दे दिया गया, ऐसा नहीं हो कि जमींदार फिर से छीन ले, तो उसको उसको सुधार करना था। फिर कुछ तकनीकी सुधार भी करने थे, जैसे कि कृषि का आधुनिकीकरण करना था, कि जो लैंड रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज कर देना था, उत्तम किस्म के बीज को ला के देना था, उत्तम किस्म के कीटनाशक और उर्वरक को लाना था, बेहतर सिंचाई व्यवस्था का करना था, नहरों और नालों का निर्माण करना था। उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, अच्छे भंडारण की उनको व्यवस्था करके देनी थी, अच्छा मार्केटिंग का व्यवस्था करके देना था। तो ये जो है कि भूमि सुधार के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट है आपको पढ़ने के लिए। तो जो भूमि सुधार का संस्थागत सुधार है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको जो है कि हम लोगों को पढ़ना है। तो आपको पता होगा कि जो काश्तकारी सुधार होता है, जिसको टेनेंसी फार्मिंग बोला जाता है। काश्तकारी मतलब क्या होता है जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय काश्तकारी? वैसा किसान सर जो किसी दूसरे के खेत में जाकर काम करते थे, उसको टेनेंसी फार्मिंग बोला जाता है, टेनेंट फार्मिंग बोला जाता है। जिनके मतलब पास खुद का खेत नहीं होता था। जो भौलीदारी बोलते हैं ना उसको, पट्टेदारी, भौलीदारी, उसी को बोला जाता है ये काश्तकारी। मतलब बटाईदार किसान। हाँ, बटाईदार, बटाईदार जो होता है, बटैया के भी आता है। तो वही उसी को बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, काश्तकारी देखो इलीगल नहीं है, अभी भी काश्तकारी होता है कि जमीन किसी और किसान का है लेकिन कर कोई और रहा है, जमीन का भूस्वामी का मालिक कोई और है। तो काश्तकारों के लिए क्या था कि काश्तकारी एक तो इलीगल नहीं है। इलीगल नहीं है तो क्या करना है कि जो कृषि के पट्टे जो देते हैं भूमि के रूप में, उस पट्टे पर एक तो व्यापक व्यवस्था हो। दूसरा है कि जो उससे बदले में रेंट लिया जाता है, जो एक तो जमीन का रेंट लिया जाता है या उपज का भाग ले लिया जाता है, वो कम से कम ले। इसको देखना सरकार का काम था। जमींदारी में भी तो ये होता था, जमीन किसी और जमींदार का होता था, और किसान से 50% तक जमींदारी वसूल लिया जाता था। उसका सिर्फ और सिर्फ जमीन है, और उसके रेंट के एवज में जो है कि 50% आपका अगर उपज ले ले तो आपके पास बचेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि भूमि को पहले से भी बहुत पहले से पट्टा देने की व्यवस्था है। पट्टा देना आई थिंक आप समझते होंगे ये क्या होता है, जानते हैं ना? मालिक खुद खेती नहीं करता है उस पे, पट्टा उसको मतलब बटाई में दे दिया जाता है। ये शब्द से परिचित है सब लोग कि समझाना पड़ेगा? जी सर समझा दीजिए सर। मतलब एक भी शब्द नहीं सुने हो? भौलीदारी सुने हो? बटाईदारी सुने हो? हाँ जी Yes, सर, sir. बटाईदारी सुने हैं सर। हाँ, तो वही समझो, उसी को काश्तकारी भी बोला जाता है, पट्टेदारी उसी को बोला जाता है। अब समझ में आया? यस सर। यस हाँ, सर। हाँ, तो अगर लिखना है तो उसको भाषा में लिखोगे तो काश्तकारी लिखना है। उसको अंग्रेजी में टेनेंट फार्मिंग बोला जाता है। उसको टेनेंसी एक्ट भी होता था ना, बंगाल टेनेंसी एक्ट, बिहार टेनेंसी एक्ट, कर्नाटक टेनेंसी एक्ट, तो ये सब तो पढ़ेंगे। सर ये टेनेंसी एक्ट जो आया था, ये सर वो एबोलिशन ऑफ जमींदारी को खत्म करने के बाद ये प्रथा लाया गया था क्या? देखो, जमींदारी में क्या था कि जमींदारी में बहुत बड़ा मतलब कि किसान के पास जमीन था। अब उस जमीन जी को सर। क्या किया गया कि जमीन का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक तो विनोबा भावे साहब ने भूदान आंदोलन चलाया था। जानते होगा जी भूदान आंदोलन के बारे में, जानते हो? जी जी। ठीक है। भूदान आंदोलन में था कि स्वेच्छा से जमींदार अपना जमीन दान करे, लेकिन स्वेच्छा से लोग नहीं करेगा। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, अभी एक लैंड सीलिंग एक्ट आया था। ये सारा का सारा 1984 के समय में लैंड सीलिंग एक्ट आया था, जिसको कि हरबंदी अधिनियम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हरबंदी पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि चीजें कैसे हुई थी। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कि जमींदार के पास बड़ा सा जमीन है, उसको जमींदारी को उन्मूलन करना। पहले तो जमींदारी अवैध है, पहली बात। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया, सबकी जमींदारी खत्म कर दी गई। अब क्या है कि किसान का जो खेत का रजिस्ट्री है, जमीन का मालिकाना हक है, अभी भी जमींदार के पास है। तो फिर क्या किया गया कि लैंड सीलिंग एक्ट लाया गया। लैंड सीलिंग एक्ट में क्या किया गया कि एक व्यक्ति के पास, हर राज्य में अलग अलग सीलिंग था, कि किसी के पास, कोई राज्य कह रहा था कि 10 बीघा से ज्यादा जमीन एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है। ठीक है जी। तो फिर उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट लाया। तो जमींदार को बोल दिया गया कि अगर आपके पास 100 बीघा जमीन है तो आप 10 बीघा रखिए फॉर एग्जाम्पल, और सारा का जमीन जो है कि दे दीजिए सरकार को। सरकार क्या करेगी, जो लैंडलेस लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उसको उसमें जो भूमिहीन लोग हैं उसमें भूमि को बांट देगा। तो ये लैंड सीलिंग एक्ट कहलाता है। तो उसको कर दिया गया। उसके बाद फिर काश्तकारी अधिनियम लाया गया। काश्तकारी अधिनियम में क्या था कि मान लो कि जमीन हमारा है, हम किसान हैं, हमने किसी दूसरे को दिया है खेती करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं कि उससे 50% पैसा वसूल लेते हैं, मतलब उपज का 50% हिस्सा वसूल ले रहे हैं। तो 50% हिस्सा लेना और हम कुछ दे नहीं रहे हैं, मेरा सिर्फ जमीन का टुकड़ा है, तो ये तो
अन्यायपूर्ण है ना, बेचारा कितना धूप गर्मी परेशानी करके उपज करता है, और हम यहाँ नवाब साहब बैठे बैठे 50% उसका अगर हम वापस ले लें, उसके पास बेचारे के पास क्या बचेगा। तो काश्तकारी सुधार में यही किया गया था कि आप ज्यादा लगान नहीं ले सकते हैं, ज्यादा उससे जो है कि उसके उपज का ज्यादा हिस्सा वसूल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लगान नियम लाया गया कि उसमें कहा गया कि 20 से 25% ही कुल उपज का आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 80% जो हक होगा वो जो जमीन जोत रहा है उसका होगा, आप मालिक हैं कोई बात नहीं है। तो इसको बोला गया काश्तकारी सुधार। समझ में आया? और सर एक मामला ये था कि सर पहले ये समझ में आया, ये बताओ। जी सर, ये तो समझ में आ गया इसमें सर। किसी को दिक्कत है ये बोलो। नहीं सर, नहीं दिक्कत है सर। मैं आप आपको बोलो, एक अगला क्वेश्चन बोलो। हाँ बोलो। फैक्चुअल केस से रिगार्डिंग मैं आपको वो भी लाना चाहूंगा हाँ सर। बोलो। वो ये है कि एक पर्सन था, यानी पर्सन ए, उसको 18वीं शताब्दी के आसपास 500 बीघे जमीन थे। ठीक है। और उसके बाद ये बंगाल के अंदर कोई ये गवर्नर चेंज हुआ, तो उन्होंने जमीनें छीन ली। तो सर उन्होंने जो जमीनें छीन ली जमींदारों से, वो किस बेसिस पे वो लोग छीन लिए? जमींदार से जमीन अंग्रेज के समय में? जी जी सर। अंग्रेज के समय में जमींदारी अधिनियम जहाँ पे लागू था, देखो 3 तरीके का अधिनियम लागू था उसमें, जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, उसके डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। जहाँ पे जमींदारी अधिनियम था, जमींदारी अधिनियम में सूर्यास्त कानून लागू था। जिसको जमींदारी दिया जाता था उसको ये भी कहा जाता था कि इस तारीख तक आप जमींदारी में जितना भी टैक्स उसको दे दिया जाता था फिक्स करके, एक 9/11 भाग और 1/11 भाग आप पढ़ा होगा आपने। तो अगर वो व्यक्ति सूर्यास्त के अंत तक, मतलब उस दिन के लास्ट अंत तक अगर आप जमींदारी नहीं पहुंचाते हैं तो आपसे जमींदारी छीन के किसी और व्यक्ति को जमींदारी दे दिया जाता था। उसको जो है कि सूर्यास्त कानून कहा जाता, तो उसके तहत वो छीन लेते थे। जी सर। ठीक है, तो जहाँ जमींदारी व्यवस्था थी वहाँ ये लागू था सूर्यास्त कानून। उसमें फिर और जो सर ये महलवाड़ी व्यवस्था क्या होती है, रैयतवाड़ी? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी तीनों अलग अलग व्यवस्था है। रैयतवाड़ी में जमीन का मालिक जो है कि रैयत ही रहता था। महलवाड़ी में जो है कि जमीन का मालिक एक पूरे गांव से जो है कि वो, उसमें भी जमीन का मालिक रैयत ही था, लेकिन एक पूरे गांव से जो है कि महलदार और लंबरदार 2 व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, और पूरे गांव से फिक्स कर दिया जाता था कि इस गांव से जैसे कि 10 कुंटल हमको धान चाहिए। ठीक है, उसमें पर किसान के व्यक्ति से नहीं वसूला जाता था। तो इसको जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल हिस्ट्री में पढ़ा जाता है इसको। ओके सर, ओके सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं। और तो आपको ये काश्तकारी अधिनियम, काश्तकारी सुधार समझ में आ गया, लगान का नियम समझ में आ गया। ठीक है, जमींदारी उन्मूलन समझ में आ गया, कैसे कैसे क्या किया गया था, ये क्लियर हुआ। किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछिए, नहीं तो भूमि पुनर्गठन पढ़ना है, जोत और चकबंदी पढ़ना है हमको। ओके सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं को कोई समस्या है यहाँ अभी तक में, जमींदारी उन्मूलन में, काश्तकारी सुधार में, इसमें कोई समस्या है किन्हीं को? आगे बढ़े? नहीं सर। नो सर। सब लोग सो गए हैं क्या? नहीं सर, आप जो वो बोले थे ना, वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो थी उसके बारे में एक लाइन जो बोले थे, क्षमता के हिसाब से काम, और क्या आवश्यकता के हिसाब से वितरण। अच्छा ठीक है, क्षमता के अनुसार से काम और आवश्यकता के अनुसार से वितरण, साम्यवादी का यही नियम है, एकदम मेन पॉइंट यही है उसका। देखो जोत और चकबंदी क्या होता है। अब देखो, मान लो कि एक किसान है, किसान को जो है कि 3 बीघा जमीन है। 3 बीघा जमीन है लेकिन अलग अलग जगह पे है। एक जो है कि पूर्वी बिहार में है, एक पश्चिमी बिहार में है, और एक जो है कि उत्तरी बिहार में है। गांव के 3 जगह पे है। अब उस बेचारे को उस जमीन के टुकड़े में जोत करने के लिए, एक तो टुकड़ा छोटा छोटा हो गया है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैक्टर लगाएगा, फिर वहां पे उस बिहार में जाके बीज बोएगा, फिर उस इलाके में उसका एक छोटा सा खेत है, वहां पे जाके वो फसल लगाएगा, फिर खाद देना होगा तो फिर पहले इस खेत में खाद देगा, फिर उस खेत में खाद देगा। ऐसा होता है ना गांव में, जानते हैं? जी सर, होता है सर। जी सर। जी सर, जी सर। कुछ खेत यहाँ रहता है सर, कुछ खेत वहाँ रहता है सर, कुछ खेत वहाँ रहता है। अलग अलग जगह पे। जी सर। तो इससे क्या होता है कि जोत का आकार छोटा हो गया। एक दो बिहार के किसानों के साथ 2 समस्या है, ये प्रैक्टिकल समस्या अभी भी है। एक तो है कि जो किसान है वो मतलब कि छोटे और सीमांत किसान है। छोटे और सीमांत किसान का मतलब कि 1.5-2 बीघा ही जमीन है उसके पास। आपको पता है ना कि सीमांत किसान, छोटे किसान किसको कहते हैं, सबका डिफिनेशन दिया हुआ है अलग अलग, ये जानते हैं ना, इसका डिफिनेशन है बाकायदे। ठीक है, तो नहीं पता है तो बता दीजिए एक बार। वो बता देंगे। ठीक है, अभी उस पर जाएंगे नहीं तो फिर वो अलग से टॉपिक पे पढ़ाना पड़ जाएगा। सीमांत किसान क्या होता है, छोटा, मतलब सीधा सीधा समझो, मध्यम किसान होता है, छोटा किसान होता है, उसके बाद सीमांत किसान होता है। मतलब 1.5-2 बीघा जमीन वाला किसान जो है ना, या तो वो सीमांत किसान के तक में आता है।
ठीक है, 1 से 1.5 से 2 एकड़ तक की जमीन रहता है उसमें। उसका डेफिनेशन ही है कि 10 बीघा से ज़्यादा, अगर मतलब 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है तो वो बड़ा किसान कहलाएगा, 5 एकड़ तक का ज़मीन है तो उसको मध्यम किसान कहा जाए। इसी तरीके से उसका डेफिनेशन बना हुआ है, ठीक है। तो सीमांत किसान और छोटा हाँ किसान, सर, 1 हेक्टेयर से कम भूमि एक एक वाले। सीमांत किसान में 1 हेक्टेयर से कम होता है और छोटा में 1 से 2 हेक्टेयर के बीच, और एक मध्यम होता है 2 से अरे 4 सबसे हेक्टेयर पहले के छोटा बीच। किसान होता है, उसका सीमांत किसान होता है, फिर मध्यम किसान होता है, फिर बड़ा किसान होता है। उल्टा बोल, सबसे पहले तो सीमांत किसान होता है ना, क्योंकि 1 हेक्टेयर से कम होता है सीमांत के पास, भू- इसके बाद भू- छोटा अरे किसान होता है। भूमिहीन और छोटे किसान एक जगह है, एक सबसे पहले आएगा ये, ठीक है। 1 एकड़ होगी ना, 1.5 बीघा ना सर। इसका पूरा डिफिनेशन रहता है, इसको रहने दो, ठीक है, इसको बता देंगे, इसमें फंसना नहीं है, समय हो रहा है मेरा, ठीक है। तो सिंपल समझो कि बिहार में जो किसान है वो तो या तो छोटे किसान है या सीमांत किसान है, मतलब कि उसके पास 2 बीघा 2.5 बीघा के आसपास ही जमीन है, उससे ज्यादा जमीन है नहीं मैक्सिमम किसानों के पास। ऐसे 10 बीघा वाले भी हैं, 20 बीघा वाले भी हैं, लेकिन उसके 96% तक का जो किसान है वो छोटा और सीमांत किसान ही है। 4% ही किसान है जो कि मध्यम और बड़े किसान के रूप में जाने जाते हैं। तो उस छोटे किसानों में भी समस्या है कि उसका भूमि का विखंडन बहुत ज्यादा है। उसका एक खेत का टुकड़ा इस एरिया इस बिहार में है तो दूसरा खेत का टुकड़ा दूसरे बिहार में है। तो अब क्या होता है कि उसको खेती करने में समस्याएं आती है। अगर एक जगह मान लो उसका जमीन हो जाए तो उसको क्या होगा कि मान लो 3 ही बीघा जमीन है और एक बीघा जमीन 3 बिहार में है, 3 अलग अलग जगह है, 3 प्लॉट में पटा हुआ है, 3 अलग अलग क्षेत्र में। अगर उसको एक जगह कर दिया जाए तो उसको खेती करने में आसानी होगा कि नहीं होगा। तो इसी व्यवस्था को बोला जाता है चकबंदी। चकबंदी का मतलब होता है किसान के गांवों में विभिन्न भागों में जो बिखरे हुए जमीन है, बिखरे हुए खेत हैं, उसको एक ही स्थान पर मिला लिया जाए, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाता है। कैसे? जो जितने भी सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे गांव का रकबा निकालेंगे कि इस गांव में पूरे 500 एकड़ जमीन है। अब राम नाम का एक किसान है, एक श्याम नाम का किसान है। तो राम के पास जो है कि 3 बीघा जमीन है, 3 बीघा जमीन 3 प्लॉट में बटा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 3 बीघा जमीन उसको एक जगह करने का प्रयास करेंगे। उसमें यह भी देखा जाता है कि कौन सा जमीन ज्यादा उपजाऊ, कौन सा 1 फसला है, कौन सा 2 फसला है, कौन सा 3 फसला है। उसके बाद उस जमीन का मतलब कि आर्थिक मूल्य कितना है। जैसे कि मान लो कि राम के पास तीन तरीके का जमीन है, एक फसला है, 2 फसला है, 3 फसला। ये सब समझ में आता है? 1 फसला, 2 फसला, 3 फसला क्या होता है? यस जी सर। सर, समझ में आता है सर जी। हाँ, नहीं, जिनको समझ में नहीं आए बोलना, ये सारा का सारा ग्रामीण इकोनॉमिक का टर्म है। नहीं सर, समझ में नहीं आता आता। है। हम लोग किसान का ही बेटा है सर, किसान ही है हम सर। अच्छा, तो जो लोग किसान, जिसको समझ में नहीं आता वो समझ लो। 1 फसला मतलब होता है कि खेती भी करते हैं सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो 1 फसला मतलब ये होता है कि एक ही बार साल में खेती होगा, एक ही फसल उगेगा, बाद बाकी जमीन या तो सूखा रहेगा या बाढ़ में डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। 2 फसला मतलब होता है साल भर में 2 फसल निकलेगा। 3 फसला मतलब होता है कि साल भर में 3 फसल निकलेगा उस खेत से, ठीक है। इसको ही बोला जाता है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसके लिए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करेगा चकबंदी के तहत, उसके जो 3 बीघे अलग अलग जगह था उसको क्या करेगा कि राम को ला करके एक जगह दे देगा। श्याम को क्या करेगा कि उसका 5 बीघा था लेकिन वो 4 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, तो उसको क्या करेगा कि उसको एक जगह ला के दे देगा। इसमें यह भी कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि तुम्हारा जमीन 5 बीघा है लेकिन वो उसमें कुछ जमीन अच्छा क्वालिटी का, कुछ जमीन खराब क्वालिटी का, तुमको एक जगह ला करके दिया जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि 5 का 5 बीघा ही मिले, हो सकता है तुमको 4 बीघा भी मिले, क्योंकि उस भूमि का फिर जो इकोनॉमिक वैल्यू कितना है वो भी चकबंदी का तहत देखा जाता है। तो सुसंगत भूखंड उसको दिया जाता, बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए कैसे कैसे होता है थोड़ा सा चकबंदी का है डिटेल में, वो आज पढ़ रहे थे तो उसको हम भेज देंगे आपको पढ़ने के लिए, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। उसमें चकबंदी जब किया जाता है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि जो जैसे कि क्या कहते हैं सार्वजनिक जनहित के लिए जो भूमि हो, जैसे सार्वजनिक जनहित के लिए गांव में कौन कौन सी भूमि होगी, गौचर की भूमि, शमशान घाट की भूमि, उसके बाद फिर स्कूल के लिए भूमि, अस्पताल के लिए भूमि, खलिहान के लिए भूमि, खेल कूद के लिए जो भूमि होगी, इन सब का भी तो ध्यान रखा जाएगा। तो ये इस भूमि को भी चिन्हित किया जाता है गांव में कि ये सरकारी भूमि है, यहाँ पे ये सब होगा। इससे क्या होता है कि सरकारी जो विकास करना होता है, सार्वजनिक विकास के लिए भूमि आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद कुछ किसान ऐसे हैं जिसके बाप दादा परिवार में कोई बचा हुआ नहीं है, वो मर गया है, या फिर किसान ने अपना क्या किया है बहुत दिन से लैंड के लिए, वो जो होता है ना रसीद कटाना बोलते हैं उसको, यानी कि लगान भरना होता है उसको, 5 रुपया पर बीघा पर साल के हिसाब से लगता है। तो 5 रुपया के हिसाब से कई साल से 20 साल से कटाया ही नहीं रसीद, उसका बाप दादा पोता कोई है ही नहीं, जिंदा सब मर गया है, उसको क्या करेगा, भूमि सरकारी भूमि घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी चकबंदी का अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद फिर मतलब कि भूमि का नक्शा तैयार किया जाता है,
लैंड रिकॉर्ड सब हो जाता है। उसके बाद फिर जो है कि जो ग्राम पंचायत है, राजस्व हल्का है, उसके बाद थाना है, अंचल है, उसको जो है कि उसकी व्यवस्था सारी करवा दी जाती है। इसको व्यवस्था करवाने के लिए जो सरकारी व्यवस्था है, डुगडुगी पिटवा के जो है कि सबको सूचना दिया जाता है। तो ये जब आप हरबंदी का वेबसाइट पढ़ेंगे उसमें सारा बात लिखा हुआ है, ठीक है। उसे तो सर एक ये चीज होता है जिसका जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं है। हाँ, तो सरकारी और जमीन ये घोषित होगा। नहीं सर, जैसे होता है ना, सर एक चकबंदी होता है, एक और बात इसी से मिलता उलता होता है सर। क्या? और जो सर जिसका कोई गरमजरुआ होता है, देहात हाँ में हाँ सर हाँ हाँ, गरमजरुआ कहा जाता उसको है। गरमजरुआ बोला जाता गरमरुआ नहीं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये बता रहा हूँ है। कि जैसे मान लीजिए मैं इस जमीन पे बसा हुआ, हम्म तो इस पे कोई नहीं है, इस पे हाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ और तो सर मैं अदालत में पहले जो ये था ना, जो लालू प्रसाद से पहले जो बिहार के अंदर हम्म हुकूमत थी, तो वो बोलता था ना कि ये जो जमीन है उसका ये करवा दो, चकबंदी और एक और था सर, इसी बंदी के नाम से था। बताओ। हदबंदी उसमें होता चकबंदी। उसमें होता है सर कि एक जानकारी हमको भी है, जैसे कि गरमजरुआ जमीन है, ठीक है ना सर, हम्म और उसको कोर्ट के तहत पेपर बना दिया जाता है कि आप इसका मालिकाना हक आपका हो गया, यही ना जी? नहीं नहीं नहीं, वो तो पेपर होता है, उन दो अब बास्केट एक पेपर देखो, ऐसे सुनो, करते। जो लैंडलेस लोग थे ना, उसको कई बार सरकारों ने 1981 में, 1995 में, 1999 में, जो सीलिंग वाला जमीन था, जो मतलब कि गरमजरुआ जमीन था, सरकारी जमीन था, लैंडलेस लोगों को दिया गया था। कुछ जमीन ऐसा था जो कि सरकार के अंतर्गत था, सरकारी भूमि थी, गरमजरुआ जमीन थी, उसके ऊपर जो है कि लोग बहुत दिन से अपना घर उर बना के रह रहे थे। तो सरकार ने क्या किया कि भूमि तो बांटना ही है, सबको गरीब के बीच देना ही है। अब कोई व्यक्ति अगर 50 साल से या 20 साल से उस भूमि पर रह रहा है, उसने अपना घर बना लिया है, तो उस जमीन का उसको मालिकाना हक दे दिया जाए, उसको स्वामित्व का कागज भी दे दिया जाए, ताकि जो है कि उस बेचारे के पास जमीन हो जाए। ठीक है, तो ये सरकार ने ये काम किया है। देखो, अब हम लोगों को चकबंदी में और थोड़ा सा समझना है, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे कि खेत के छोटे छोटे टुकड़े हो जाने से क्या होता है कि जुताई हो गया, बुआई हो गया, पटवन हो गया, रखवाली हो गया, ये सब करने में वो सुविधा होती थी। छोटे छोटे टुकड़ों को जोतने में, बोने में उस समय लगता था, असुविधा होती थी, मतलब उसमें ट्रैक्टर चलाने में, हल चलाने में, इसमें भी समस्याएं होती थी। टुकड़ा अगर छोटा हो जाए, उसके लिए बोरिंग करवाना है तो बोरिंग भी 3 जगह लगाना पड़ेगा। तो इन सारी सुविधाओं को खत्म करने के लिए, असुविधाओं को खत्म करने के लिए अगर एक जगह जमीन हो जाएगा तो ये सब चीजों का क्या हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा। अब जुताई, बुआई, निराई, कुड़ाई जो भी करना है, रखवाली करना है, तो सब एक जगह जमीन हो जाने से आप कर सकते हैं आसानी से। तो इसको जो है कि चकबंदी से ये सब फायदे भी होते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे कि लैंड सीलिंग एक्ट क्या था, बिहार चकबंदी का क्या क्या अधिनियम है, जो बिहार जोत का समाकेतन एवं क्या कहते हैं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 में क्या लागू किया गया था, इस अधिनियम को पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार चकबंदी कार्य जो है कि 1972 वाला जो है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद कृषि भूमि पट्टा प्रारूप अधिनियम जो 2016 में लाया गया था उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है कि काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना है, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।